जैसा हम जानते हैं कि ये जो भी कुछ हुआ था पोस्ट पहलगाम इंसिडेंट्स, तो जो भी भारतीय सेना की पहल थी और हमारे पॉलिटिकल विल के साथ वो टेररिज्म को टैकल करने के लिए हमारा पाक से कोई मतलब हम पाक से युद्ध कर रहे हैं ऐसी कोई बात कहीं नहीं थी। तो मैं आरवीसी होता है रिमाउंट वेटरनरी कोर। ये आरवीसी जो है ये मूलतः एनिमल से रिलेटेड, खासकर डॉग, म्यूल्स जिनको हम खच्चर बोलते हैं, हॉर्सेस, डबल हम कैमल, तो उनको भी ट्रेन करके ईस्टर्न लद्दाख में उनकी सेवाएं ली जा रही है। को जानकर आश्चर्य होगा, कोरोना जब कोविड आया था तो हमारी कोर ने कोविड डिटेक्शन डॉग तैयार किए। तो वो यूरिन सैंपल को सूंघ के जब वो आरटीपीसीआर में डिटेक्ट होने के पहले बता देता था कि ये आदमी को कोरोना है। तो सबका आरटीपीसीआर महंगा भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो हम क्या करते थे कि 100 आदमी का सैंपल लिया तो वो 2 मिनट में ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, और जिस सैंपल में उसको स्मेल आएगी वहां वो बैठ जाएगा। फिर उस सैंपल का आप आरटीपीसीआर कराइए। 98 to 99% एक्यूरेसी इस टेस्ट में थी। म्यूल्स जिनको खच्चर बोलते हैं, हॉर्सेज हो गए, इनके हमारे अपने ब्रीडिंग सेंटर, यहाँ इनकी ब्रीडिंग होती है। वहाँ डिलीवरी जो होता है वो हॉर्सेज में उसको फोलिंग बोलते हैं। उसके बाद वो उनका 3.5 से 4 साल की एज में वो 4 साल के आसपास उनका यूनिट में चले जाते हैं। साथियों नमस्कार। आज जेड सीरीज के स्टूडियो में हमारे बीच हैं कर्नल रवीश छाजेड़। मैं कर्नल सर का स्वागत करता हूं। थैंक यू किरण। कर्नल सर ने लंबी सेवा सेना को दी है और देश के सीमावर्ती इलाकों में, जोखिम भरे इलाकों में आपने लगातार अपनी सेवाएं दी हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि सेना में उनका अनुभव कैसा रहा और उनका व्यक्तिगत जीवन और उनके शौक और जो ज्वलन समस्या अभी चल रही है भारत पाक के तनाव की, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो कर्नल सर, आपने एक लंबा समय सेना को दिया है। सेना को दिया से मतलब यह है कि देश को दिया आपने। सैनिक देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है। तो बताएं कि अभी जो चल रहा है तनाव, उसमें क्या स्थिति निर्मित होगी और कैसे वो हमारी सेना की स्थिति है। किरण भाई, जैसा हम जानते हैं कि ये जो भी कुछ हुआ था पोस्ट पहलगाम इंसिडेंट्स, तो जो भी भारतीय सेना की पहल थी और हमारे पॉलिटिकल विल के साथ वो टेररिज्म को टैकल करने के लिए थी। हमारा पाक से कोई मतलब हम पाक से युद्ध कर रहे हैं ऐसी कोई बात कहीं नहीं थी, ना कभी कही गई है। जो भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लॉन्च हुआ, उसमें स्पष्ट ये बताया गया था कि हमारा उद्देश्य सिर्फ ट्रेनिंग कैंप्स जो पीओके में और दूसरी जगह पे हैं उनको नष्ट करना था, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हटाना था, और बहुत ही क्लियर मैंडेट के साथ वो शुरू हुआ था। अब उसका फॉलोआउट में उनकी तरफ से, पाक की तरफ से उसको युद्ध में कन्वर्ट करने की भरपूर कोशिश की गई, बट हमारा पॉलिटिकल मैच्योरिटी इतनी है और इतनी अच्छे से उन्होंने इसको हैंडल किया, हमारे अपने सिस्टम्स इतने सुदृढ़ थे कि उनके जो भी प्रयास था वो विफल किया गया। और वो जिस हिसाब से बढ़ रहा था, जो भी हम मीडिया में देख रहे थे, सुन रहे थे, और जो इस बार एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि फौज ने डेली बेसिस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जो मीडिया में, सोशल मीडिया में भ्रांतियां और दूसरे चैनल वाले जो युद्ध करवाते रहते हैं तो उसको बहुत क्लैरिटी से, जो आपने देखा कर्नल सोफिया कुरैशी और उनके साथ मिलके डेली बेसिस पे अपडेट देते रहे वो पब्लिक को, ताकि पता रहे क्या हो रहा है और हम कहाँ स्टैंड करते हैं। और बीच में कयास लगाए जा रहे थे युद्ध बढ़ेगा, ये होगा, बट ये इंटरनेशनल मामला है तो सीज फायर अब ऑलमोस्ट नहीं लगता है कि अब आगे कुछ ऐसा। तो क्या लगता है सर कि ये जो आतंकवाद का जो धंधा चल रहा है उसमें हम कामयाब हुए दबाने में, उसको, उसका विध्वंस करने में सेना ने कामयाबी हासिल की है, ऐसा लगता है? बहुत हद तक मैं रहा हूँ पोस्टेड नॉर्दर्न सेक्टर में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम है जी। तो बहुत हद तक हमने उसको कम कर दिया। अब इतनी बड़ी कंट्री में, इतने बड़े उसमें 100% तो कोई भी कंट्री सिक्योर नहीं कर सकती।
चाहे वो इसराइल जैसे है जिसका लोग जनरली नाम लेते हैं और उसके सिक्योरिटी सिस्टम्स जी जी बहुत वर्ल्ड ओवर माने जाते हैं, वहाँ भी हमास का हमला हुआ। और तो पर पहले से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। हम ये मान के चलते हैं सर कि पहले आए दिन गाये बगाए जो आतंकवादी भारत में घुस के तमाशा करते थे, ऐसा भविष्य में मुश्किल है कर पाना उनके द्वारा। हाँ, ये तो बहुत तगड़ा सबक एक है उनके लिए। तो जी उम्मीद तो यही है, और हमारा पॉलिटिकल विल और आर्मी का भी उद्देश्य यही है कि ये सारा बंद हो। नॉर्थ सेक्टर में जैसा आपने लगातार अपनी सेवाएं दी हैं, आपने सर एक स्पेसिफिक सेक्टर को ज़्यादा देखा है, एनिमल सेक्टर को देखा है। तो ये सेना में लोगों की जिज्ञासा रहती है कि कौन कौन से एनिमल का उपयोग होता है और कैसा उपयोग होता है, बताना चाहेंगे? मैं भारतीय सेना के बहुत सारे अंग हैं। ये दो बेसिकली दो भागों में विभाजित कर सकते हैं मेजर। उसमें एक फाइटिंग आर्म्स होता है जो लड़ाई करते हैं, और एक सपोर्टिंग आर्म्स होता है। जी अब जैसे लड़ाई कर रहे हैं तो अब उनको हथियार भी चाहिए, एम्यूनिशन चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, राशन चाहिए, उनके पास गाड़ियां हैं उसको रिपेयर करने के लिए कुछ चाहिए, राशन सरहद पे पहुंचाने के लिए हाई एल्टीट्यूड में गाड़ियां जहाँ नहीं जाती उसके लिए एनिमल चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी सपोर्टिंग आर्म्स हैं। तो मैं आरवीसी में था। जी आरवीसी होता है रिमाउंट वेटरनरी कोर। इसमें जो भी ऑफिसर के पद पे जाता है उसका वेटनेरियन होना जरूरी है। क्यूआर है कि आप वेटनरी ग्रेजुएट हो, बीवीएससी एंड एएच। जी जी तो ये आरवीसी जो है ये मूलतः एनिमल से रिलेटेड स्पेसिफिक, खासकर डॉग्स, म्यूल्स जिनको हम खच्चर बोलते हैं, हॉर्सेस, और अभी डबल हम्प कैमल लद्दाख सेक्टर में हैं जिनके 2 हम्प होते हैं। ये ऊँट का 1 हम्प होता है। 2 हम्प 1 हम्प का क्या अर्थ है? वो ये 2 हम्प वाले कैमल स्पेसिफिकली लद्दाख में पाए जाते हैं। अच्छा तो उनको भी ट्रेन करके और ईस्टर्न लद्दाख में उनकी सेवाएं ली जा रही है रसद वगैरह पहुंचाने के लिए। तो हम लोग आरवीसी में जो एक लगभग 250 साल पुरानी कोर है ये, इसमें डॉग्स की और हॉर्सेस की और म्यूल्स की ब्रीडिंग, ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट और ट्रीटमेंट, ये हमारा जवाबदारी है आरवीसी की। तो डॉग, इसमें आपने सुना होगा एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डॉग होते हैं, माइन डिटेक्शन डॉग होते हैं। तो 7-8 तरीके के ट्रेड में इनकी ट्रेनिंग होती है। जैसे एवलांच रेस्क्यू डॉग होता है एक, जो सियाचिन वगैरह में ग्लेशिएटेड एरिया में जो बर्फ में दब जाते हैं जवान, तो उनको सूंघ के बताना, आइडेंटिफाई कराना, ये डॉग की ट्रेनिंग होती है। एक आम जिज्ञासा होती है कर्नल साहब की जो स्नीपर डॉग होते हैं, जैसा आपने बताया, अलग अलग बारूद की तरफ भूस्खलन या बम स्क्वाड या जो भी चोरी का, तो ये स्नीपर डॉग की ट्रेनिंग कैसे होती है और ये किस तरह के उन भीतर सेंसेशन आता है कि वो पहचान लेते हैं, बताना चाहेंगे? डॉग की जो सूंघने की क्षमता है वो हमारे से 300 गुना से ज़्यादा है। जी तो ये उसका फ़ायदा, और ये काफ़ी समय से उपयोग में लाया जा रहा है, और वर्ल्ड ओवर सारी आर्मी इसका इस्तेमाल कर रही हैं। तो इनकी ट्रेनिंग की पद्धति पहले तो बहुत मैनुअल होती थी कि उसको सेंट सूंघा के, और जब वो कुछ सूंघ लेता था तो उसको थोड़ा रिवॉर्ड देके ऐसे ट्रेन किया जाता है। पर आजकल बहुत मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ गए हैं ट्रेनिंग के। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, कोरोना जब कोविड आया था तो हमारी कोर ने कोविड डिटेक्शन डॉग तैयार किए थे। वाह तो वो यूरिन सैंपल को सूंघ के, जब वो आरटीपीसीआर में डिटेक्ट होने के पहले बता देता था कि ये आदमी को कोरोना है। स्क्रीनिंग हो रही थी, आपको पता है सबकी। जी तो जब हमारा जवान अलग अलग प्रदेशों से छुट्टी काट के, एक ट्रांजिट कैंप होता है आर्मी का, वहाँ पहुँचता है, वो रिपोर्ट करता है। अब सबकी स्क्रीनिंग करना है कि वो अपने प्रदेश से, अपने गांव से डिजीज लेके तो आया नहीं है कहीं। तो सबका आरटीपीसीआर महंगा भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो हम क्या करते थे कि 100 आदमी का सैंपल लिया, 10-10 के ऐसे कोई कंटेनर में लेके उसका यूरिन सैंपल लेके लाइन से लगा देते थे। 5 रो लगा दी, 50 सैंपल हो गए, डॉग को छोड़ते थे। तो जो उस डिजीज से ग्रसित है उसकी यूरिन में एक स्पेसिफिक टाइप का केमिकल के कारण एक स्मेल आती है। वो वायरस जब आपके ब्लड में मल्टीप्लाई होता है जी
तो वो आपके यूरिन में एक स्पेसिफिक स्मेल छोड़ता है। उस स्मेल को डिटेक्ट करने की ट्रेनिंग डॉग को करा दी गई। तो वो 2 मिनट में ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, और जिस सैंपल में उसको स्मेल आएगी वहाँ वो बैठ जाएगा। भौंकता नहीं है। भौंकता नहीं है, अच्छा। वो वहाँ बैठ जाएगा। फिर उस सैंपल का आप आरटी-पीसीआर कराइए। तो 98 टू 99% एक्यूरेसी इस टेस्ट में थी, और इससे बहुत समय भी बचा और खर्चा भी बचा सरकार का कि भाई आप नहीं तो हर आदमी का आरटी-पीसीआर आप इतने लोगों का तो कराओगे। इसमें वो डॉग संक्रमित नहीं होता? नहीं, डॉग संक्रमित नहीं होता, सूंघने से डॉग संक्रमित नहीं होता। अच्छा। हाँ जबकि हवा में फैलने वाली ये बीमारी थी, ऐसा? हाँ, वो पर यूरिन से नहीं, अच्छा, यूरिन से नहीं। तो इस तरीके से काफ़ी डॉग का इस्तेमाल फौज के अलावा मेडिकल डायग्नोसिस में भी बहुत यूज़ किया जाता नहीं, है। जैसे कहीं पे चोरी हुई या किसी आतंकवादी ने कोई हरकत की, तो उसका टेस्ट या उसकी सुगंध कैसे उसके भीतर? कोई भी इनको ट्रैकर डॉग बोलते हैं। अच्छा। ट्रेड वाइज ट्रैकर डॉग होते हैं ये, इनकी ट्रेनिंग स्पेसिफिकली उसी लिए की जाती है। तो कहीं अगर कोई आतंकवादी गतिविधि हुई है और वहां से कोई भाग गया है, तो उसके पैर के निशान, उसका कोई कपड़ा, कुछ ना कुछ बॉडी की सेंट वहां पे रहती है। अच्छा। अभी भी हम बैठे हैं तो हमारी सेंट, अगर डॉग को बुलाएंगे यहाँ पे हमारे उठने के बाद, तो वो सोफे से सेंट लेके हमको ट्रेस कर सकता है अगर हम आसपास हैं कहीं पे। तो उसका कोई भी वो हैंडलर जो है उसकी भी ट्रेनिंग उस प्रकार से होती है कि डॉग को कैसे इस्तेमाल करना है। तो वहाँ पे आइडेंटिफाई करके और फिर वो उससे एक जनरल डायरेक्शन पता लग जाता है, इन्फेंट्री वाले साथ में होते हैं, और वो कि किस तरफ गया है वो। और काफ़ी 1-1, 2-2 दिन के बाद भी हमारे डॉग्स ने मदद करी है और उनको पकड़ने में काफ़ी सफलता हासिल हुई है फौज को। जी जी। ये रोड ओपनिंग पेट्रोल में यूज़ होते हैं हमारे डॉग्स। जो भी आर्मी का कॉन्वॉय चलता है सुबह, तो उसके पहले रोड क्लियरेंस किया जाता है कि कहीं आईईडी जो बोलते हैं, जी। एक्सप्लोजिव डिवाइस तो नहीं लगी हुई है। तो उसको रोड ओपनिंग की जाती है सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो उसमें डॉग का इस्तेमाल होता है। इंजीनियर्स वाले बंदे साथ में होते हैं, माइन डिटेक्शन वाले, बॉम्ब डिटेक्शन वाले, वो पूरी टीम है एक। ये लोग जाते हैं और कलवर्ट में कहीं कुछ दिखता है कि एबनॉर्मल चीज़ है, कोई बैग पड़ा है, पुल के नीचे कुछ पड़ा है, ये सारा, और डेली बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी पकड़ी जा, वो चीज़ें क्योंकि मीडिया में नहीं आती हैं कि कितने एक्सीडेंट्स एवर्ट किए गए इनके कारण, इनकी मुस्तैदी से, तो उतना लोगों को पता नहीं लगता है। एक आध इंसिडेंट हो जाता है, वो प्रचार में और मीडिया में आ जाता है, पर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स निगेट किए जाते हैं और एवर्ट किए जाते हैं। तो इसमें कोई खास नस्ल का ही कुत्ता डॉग होता हाँ, है कि 3-4 नस्ल के जो हैं वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अभी हम आर्मी में, जैसे लेब्राडोर हो गया, और गार्ड के लिए, असॉल्ट के लिए जर्मन शेपर्ड हो गए, एक बेल्जियम शेपर्ड है, मेलेनॉइस बोलते हैं उसको, वो डॉग भी काफ़ी अच्छा इस्तेमाल हो रहा है अभी असॉल्ट डॉग के। उसमें असॉल्ट मतलब कि कोई हाइड आउट में कहीं पे कोई आतंकवादी छुपा हुआ है, अब आपको मालूम नहीं है बिल्डिंग में क्या है, तो डॉग के हेड पे कैमरा लगा के उसको छोड़ देते हैं, और यहाँ से वो मॉनिटर होता है स्क्रीन से। वो डॉग की ट्रेनिंग है कि वो जैसे ही हथियार और ये देखेगा, वो हथियार पे जंप करता है जाके। अभी आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, पिछले 2 सालों में हमारे करीब 3 या 4 डॉगों का, मतलब उन्होंने शहादत दी अपनी। ये कोई भी इंसान हो, आतंकवादी हो भले, वो डॉग से डरता है, तो जब आपने उसको छोड़ा और वो चार्ज करता है तो उस पर फायर हुआ, तो काफ़ी मीडिया में वो आया भी था। ये नुकसान भी होता है। ये होता है, ये कितना उपयोगी इंसानों की है। लाइफ बचाने के लिए इन्होंने भी बलिदान दिया हुआ है। तो ये एक आपका कोई रोमांचक अनुभव हो तो बताना चाहेंगे ये सर? रोमांच है इसमें तो हमारे पर्सनल नहीं भी है तो हमारे आसपास की यूनिटों में, जैसे ये जो हुआ था इंसिडेंस हमारा अखनूर में ही हुआ था ये जी। और हाई एल्टीट्यूड में जब आप एनिमल ट्रांसपोर्ट यूनिट्स होती हैं, एटी यूनिट्स बोलते हैं उनको, जिसमें पूरी रसद, आर्म्स, एमिनेशन, जो ठंड में जब स्नोफॉल होता है तो ऊपर के रास्ते बंद हो जाते हैं, तो वहाँ पे विंटर स्टॉकिंग की जाती है। विंटर स्टॉकिंग मतलब पहले ही सामान सब वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है, खच्चरों पे और इन पे डाल के।
वहाँ भी होते हैं एक्सीडेंट्स, काफ़ी होते हैं, बहुत नैरो वो होती हैं, उसमें कई बार स्लिप हो जाते हैं, एनिमल नीचे चला जाता है, उसको रिकवर करना, तो ऐसे हादसे होते रहे हैं। अच्छा सर, एक जिज्ञासा और थी कि फ्रंट में जो सेना के सिपाही अधिकारी मोर्चा संभालते हैं, तो जैसे आप लोग अलग अलग ब्रांच में जो काम करते हैं, क्या उनका भी उपयोग करती है सेना युद्ध में, कि वो वहीं रहते हैं, सपोर्टिंग में ही रहते हैं? नहीं, युद्ध में तो ट्रेनिंग सबकी बराबर होती है? बराबर होती है, जी। मतलब बराबर यानी हार्डशिप डेफिनेटली जो फाइटिंग आर्म्स है उनकी ज़्यादा है, पर सपोर्टिंग आर्म्स जो है वहाँ पे गोली चलेगी तो वो ये नहीं देखेगी कि ये ट्रेंड है या नहीं है। जी। तो बेसिक ट्रेनिंग आपको सारी मुस्तैदी से करनी पड़ेगी और अलर्ट हमेशा रहना पड़ेगा, क्योंकि फाइटिंग एरिया वाइज होती है। अभी जैसे नॉर्दर्न सेक्टर में पुंछ राजौरी, तो जब वहाँ पे कुछ होगा तो वो आइडेंटिफाई करके नहीं करेगा कि ये फाइटिंग वाला है या वो है। तो चाहे वो कुक हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे बार्बर हो, सबको ट्रेनिंग सबकी होती है। हथियार चलाना सब आना, सब 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 परेड भी नियमित होती होगी सब आप सब परेड सबकी? नियमित होती है, उनको रेगुलर फायरिंग करने की प्रैक्टिस कराई जाती है, ये सब होता है। एक लंबा समय आपका बीता है सैनिक जीवन के रूप में, तो कौन कौन से एरिया में सर आपका जाना हुआ, और सबसे ज़्यादा दुर्गम इलाका और खतरनाक इलाका कौन सा रहा? अब क्योंकि हम एनिमल से रिलेटेड उसमें रहे तो पहाड़ों पे ज़्यादा रहे। जी, तो नॉर्थ साइड ही होगा। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्दर्न सेक्टर, तो हाई एल्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, तो लद्दाख से लेके इधर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। और मैं बहुत फॉर्चुनेट लद्दाख। रहा कि मुझे एक यूएस नेवी के साथ एक मिशन किया था यूएस नेवी ने, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मिशन, उनकी वॉरशिप पे। तो उसमें इंडियन आर्मी से 2 अफसर नॉमिनेट किए गए थे, तो उसमें मेरे को चांस मिल गया था जाने का। जी, जी। तो वो एक अनुभव बहुत अच्छा रहा। उसमें हम लोग 4.5 महीने करीब समुद्र में थे, पूरे पैसिफिक ओशन में। तो 10 दिन, 5 दिन सेलिंग होती थी, 10 दिन का कैंप होता था। तो ऐसे पैसिफिक ओशन में जितनी कंट्रीज़ हैं वहाँ हम लोग गए। वहाँ पे जो नेचुरल डिज़ास्टर से अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं, तो उसमें करीब 15-17 कंट्रीज़ के आर्मी के कंपोनेंट थे, एनजीओज़ थे। यानी पहली बार ये ऐसा हुआ था कि सिविल का महकमा और आर्मी एक साथ, क्या हम किसी देश की सेवा के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ नेचुरल डिज़ास्टर होता है तो आर्मी अलग जाती है, कोई एनजीओज़ अलग आते हैं मदद करने के लिए। तो यूएस ने सोचा एक बार हम करके देखते हैं, हम साथ में काम कर सकते हैं क्या। तो ये एक बहुत अच्छा अनुभव रहा छोटे छोटे देशों में जाने का। बहुत मुश्किल परिस्थितियों में आप लोग की ड्यूटी रहती है कर्नल साहब। बड़े कठिन दौर से गुजरना भी पड़ता है, अकेले भी बिताना पड़ता है। ऐसी स्थितियों में आम आदमी की जिज्ञासा रहती है कि एक सैनिक अपना मनोबल कैसे बना के रखता है, जीवन के प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति और अपनी यूनिट के लिए। आप कैसे इसको देखते हैं, उसका डिफाइन कैसे करना चाहेंगे? नहीं, ये देखिए, देशभक्ति तो हमारे हर आदमी के अंदर भरी है, वो देखते ही हैं हम। ऐसा कोई भी इंसिडेंट जैसा अभी हुआ है तो जो जोश एक आम जनता में आता है, वो फौजियों में भी है और आम आदमी में भी है। पर आप जब उस माहौल में जाते हैं तो वो ट्रेनिंग आपकी उस प्रकार की होती है। अभी मेरे दोनों बेटे फौज में हैं, अभी मैं छोटे वाले के पास जाके भी आया। तो एक माहौल ही वैसा रहता है यूनिट का, पलटन का, उनकी ट्रेनिंग वैसी की जाती है। एक आम आदमी जाएगा तो उसको ज़रूर, बट मैं कहता हूँ एक बार सबको जाना चाहिए देखने के लिए कि जैसा आपने कहा कि छोटी छोटी पोस्टों पे 2-2 3-3 आदमी अकेले, आइसोलेशन, ये सब है। बट वो मोटिवेशन जो है, जज्बा जो है अपनी पलटन के लिए, अपनी कोर के लिए, अपने देश के लिए जो करने का, वो एक पार्ट ऑफ ट्रेनिंग होता है। और बहुत बड़ी आर्मी है, सारे काम कर रहे हैं बिल्कुल जोश के पार्ट साथ। ऑफ ट्रेनिंग जो है, इसमें क्या मोटिवेशनल लोग रहते हैं, देते हैं प्रेरणा, या खुद को मोटिवेट करने के कुछ ऐसे उपाय बताए जाते हैं? क्या जानकारी है नहीं, इसमें? हर पलटन की एक लेगेसी रहती है। आप देखेंगे कि ये आप किसी यूनिट में जाएंगे ना, वहाँ सारे वो उनके वो लगे रहते हैं जो अचीव, किसको महावीर चक्र मिला है, किसको परमवीर चक्र मिला है, किसको अशोक चक्र मिला है, कीर्ति चक्र मिला है, तो वो सब डिस्प्लेड रहता है। और वो एक, आप प्राइड लेते हो कि मैं इस पलटन को बिलोंग करता हूँ, वो आपको दिखता है वहाँ पे। तो लाइक बिगेट्स लाइक, आप जब वहाँ जाते हैं तो अपने आप वो जोश आता है। उसके लिए अलग से कोई मोटिवेशनल लेक्चर देने की जरूरत पड़ती नहीं किसी को। सेना की जो ट्रेनिंग है हम्म, आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में हम्म। और आम दैनिक
दिनचर्या में और संघर्ष में और चुनौती में, और जो एक नागरिक को महसूस होती है सारी बातें, कितना संबल मिलता है और किस तरह से देखते हैं आप अपनी समस्याओं को? कैसा समाधान करते हैं उसका? मतलब आप पर्सनल लेवल पे पूछना पर्सनल पे चाह बोल चाह रहा रहे हूँ हैं? और सामाजिक स्तर पे भी। जैसे अब आप आ गए हैं, तो एक आम आदमी की जिज्ञासा रहती है ना कि एक सैनिक का व्यक्ति हमको क्या संदेश देना चाहेगा? किस तरह से हमको मोटिवेट करेगा? मोटिवेट तो मतलब यही है, ऐसा लगता है कि हमें जो एक मनुष्य जीवन मिला है, तो इसमें पर्सपेक्टिव हमारा जो जीवन के प्रति जो अप्रोच है, वो थोड़ी ब्रॉडर होनी चाहिए। आई, मी, माई सेल्फ, मैं नहीं होना चाहिए। अब अगर हम नेशनल कैरेक्टर बना के चलें, तो छोटी-छोटी जो समस्याएँ हैं इंसान की, वो अपनी उसकी समझ के कारण है। तो जब आप इतना कुछ देखते हैं, चारों तरफ घूमते हैं, तो डेफ़िनेटली आपका पर्सपेक्टिव ब्रॉड होता है। जैसे बच्चे भी हैं हमारे, अब हर 2 साल में ट्रांसफ़र, तो वो एडैप्टेशन सीखते हैं, नई जगह जाना, नए दोस्त बनाना। अब यहाँ हम स्कूलों में देखो, आप तो पहली से लेके आप 11वीं तक या कॉलेज तक साथ में पढ़ते हो। वो इन बच्चों को मिसिंग होता है। यहाँ गए, नई टीचर, नए बच्चे, नई जगह अडैप्ट करना, वो बनाना, तो एक उससे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, सीखने बहुत मिलता है। तो जीवन के प्रति जो आपका आउटलुक है, वो डेफ़िनेटली थोड़ा कर्नल सर, मेरा एक और मेरी जिज्ञासा थी कि आपके परिवार में पहले कोई नहीं रहा साथ सैनिक में, और आप पहली बार सेना से जुड़े, और बड़े गर्व की बात है, और हमें महसूस होता है कि आपने अपने दोनों बच्चों को सेना में दिया है। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको सेना में जाने की? नहीं, ईमानदारी से कहूँ, तो जब मैं ग्रेजुएशन कर लिया और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तब तक मुझे ये नहीं था कि मुझे फ़ौज में जाना है। मैं दूसरे एस्पेक्ट्स देख रहा था, कहाँ नौकरी करना है। तो एक दिन वो एडवर्टाइज़मेंट आई, और हमारे यहाँ जो कॉलेज में एक वेटरनरी कॉलेजेस में एक एनसीसी है, अलग से। नॉर्मल एनसीसी होती है, वेटरनरी कॉलेजेस में उसको R&V स्क्वाड्रन बोलते हैं, जहाँ पे हॉर्स राइडिंग सिखाई जाती है, उसकी ट्रेनिंग की जाती है, और उसमें एक आरवीसी का ऑफिसर पोस्ट होता है। तो हमारे उस समय एक कर्नल अत्री वहाँ पे पोस्टिंग आए थे, गॉड ब्लेस हिज सोल, वो अब नहीं है। उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया हम लोगों को। हमारे वो लेक्चर लेते थे कि आर्मी में जाना चाहिए, वेटनरी में वहाँ पे अच्छा प्रोफेशन है। तो उस समय ये देशभक्ति और ये वाला जज्बा नहीं था। ये था कि अच्छी नौकरी है, सिलेक्शन हो जाएगा तो अच्छी बात है, ऑफिसर बन जाएंगे। ये सोच के हम एसएसबी का इंटरव्यू देने गए थे। मगर वहाँ जाने के बाद पता लगा कि ये जॉब नहीं है, ये एक स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है। आर्मी एक अपने आप में एक जीने का तरीका है। तो सिविल बैकग्राउंड से गए थे, मैं एक जैन परिवार से हूँ, और रही बात बच्चों की, तो हमने कभी फोर्स नहीं किया उनको, बट उन्होंने जो एक डिसिप्लिन लाइफ देखी थी अपने जीवन में, कि सुबह पापा जा रहे हैं पीटी में जा रहे हैं, शाम को गेम खेल रहे हैं, और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो जिसको बोलते हैं, तो वो दोनों मोटिवेटेड रहे होंगे अंदर से। इवन इनफैक्ट मेरा बड़ा बेटा जो है, वो जब एसएसबी देने जा रहा था, तो उसने मुझे 2 दिन पहले बताया कि पापा मेरा एसएसबी आया है, मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। वाह! तो मैंने उसको बोला भी, यार पहले बताता, कुछ हम कोचिंग वोचिंग करवा देते तेरी। बट किस्मत उसकी अच्छी थी, और जो भी उनके सीखा था उन्होंने, वो तो दोनों बेटे फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएसबी क्लियर होके। दोनों अलग-अलग विंग में हैं सर? हाँ, एक नेवी में है बड़ा, छोटा आर्मी में, इन्फेंट्री में है। इसमें व्यस्तता भी बहुत रहती है, आप चूँकि एक बड़े पद में रहे हैं, तो काम भी बहुत रहता है। पर आपने अपने शौक भी बड़े ज़िंदा रखे हैं। ऐसी जानकारी हमको मिली, और एक बहुत अच्छे वायलिन वादक भी हैं आप। तो ये शौक कब से आपको हुआ, और शुरू से था कि बाद में आपने इसको? नहीं, इसका क्रेडिट तो मैं अपने पिताश्री को दूँगा, कि वो मेरे फादर डॉक्टर हैं, और वो नगर निगम में श्याम नगर एक एरिया है रायपुर में, उसमें पोस्टेड थे। जी। तो वो लोकेलिटी जो थी थोड़ी-सी वैसी थी, जहाँ मैं स्कूल से आके शाम को लड़कों के साथ कंचा गोली, गिल्ली डंडा ये सब खेलता था। उनको लगा यार इसका समय का सदुपयोग होना चाहिए। तो हम क्लास 6th या 7th 6th में थे। तो डरते बहुत थे पापा से। तो
वो खुद ही गए श्री राम संगीत महाविद्यालय में, फॉर्म लेके आए। हम लोग 5 भाई बहन हैं। सबको उन्होंने, किसी को सितार में, किसी को गायन में, मेरे को वायलिन में ये डाल दिया। तो हम 1-2 साल तो सिर्फ उनके डर से गए कि वो पूछते थे आज गए कि नहीं क्लास में। स्कूल से आते थे, सब बच्चे खेलते थे, तो मन नहीं होता उस एज में। पर आज मैं उनका बहुत आभार मानता हूँ कि उनके कारण थोड़ा बहुत जो मुझे, वायलिनिस्ट तो कुछ नहीं हूँ मैं, पर एक थोड़ा सा संगीत में भी रुचि रही और सीखने मिला, थोड़ा समझ संगीत की बढ़ी। और खाली समय में जब पहाड़ों पे आप बैठे हैं तो बहुत मदद हो जाती है इससे। और पहले जैसे लाइट्स नहीं होती थी, अब तो काफ़ी सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई हैं। तो ये चीज़ें रहें तो आपको थोड़ा एक मानसिक बैलेंस रखने में सुकून, मदद भी मिलती है और सुकून भी मिलता है। आप एक जैन परिवार से हैं, जो विशुद्ध शाकाहारी परिवार होता है। तो सेना में ऐसा निभ जाता है शाकाहारी जीवन कि वहाँ समझौता करना पड़ता है भोजन के मामले में? नहीं, निभ जाता है। अगर आप चाहें तो निभ जाता है। ऐसी कोई, अभी बहुत सारे ऐसे ऑफिसर और जवान आ रहे हैं जो दारू, मांस ये नहीं खाते हैं। अच्छा। लोगों को ज़रूर लगता है कि यार पहाड़ में है तो फौजी है मतलब दारू और ये तो रहेगा ही, पर ऐसा जी। बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे ऐसी तादाद है अफसरों की, जवानों की, जो या तो बहुत कम लेते हैं या बिल्कुल नहीं लेते हैं। तो वो कोई कंपल्शन नहीं है। अच्छा, ना, बिल्कुल नहीं है। कोई परेशानी नहीं कोई आती। परेशानी नहीं होती। ये जो सेना का जो एनिमल वाला जो सेक्टर है सर, जिसमें आप रहे लंबे समय तक, तो पूरे भारत के सभी कोर में इसका उपयोग हो रहा है कि केवल खास क्षेत्र में ही होता है इसका एनिमल का उपयोग? नॉर्थ साइड ही होता है कि हाँ, सब इस... नॉर्थ ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि डॉग्स और टेररिज्म जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ डॉग्स अच्छा। की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। पहले मिलिट्री फार्म्स भी होते थे, आर्मी अपना दूध प्रोड्यूस करती थी, उनके तो एक मिलिट्री फार्म कोर अलग थी। जी। तो हमारे पास गाय होती थी, उसके ट्रीटमेंट के लिए हमारा आरवीसी ऑफिसर की पोस्टिंग उनके साथ होती थी। पर वो फिर धीरे धीरे जब मिल्क कोऑपरेटिव्स इतने सारे बढ़ गए तो सरकार ने फैसला लिया कि इनको वाइंड अप किया जाए, तो वो हट गया। तो उसके लिए वो ड्यूटी हमारी बीच बीच शहरों में लगती थी। बाकी जनरली हमारे नॉर्थ ईस्ट में और इधर ही डिप्लॉयमेंट ज़्यादा है। हम लोग जो कहानियाँ सुनते हैं सर, पुरानी रोचक कहानियाँ, उसमें ऐसा भी सुनने को मिला है कि सेना के पास बाज और कबूतर भी होता है, उसको भी रखते हैं, बाज और कबूतर का भी उपयोग करते हैं। तो क्या ये सच है? कुछ कोशिश की गई थी बीच में ईगल को ट्रेन करने की, जी। बट वो बहुत कामयाबी उसमें नहीं मिली। तो अभी तो फिलहाल तो बाज और कबूतर नहीं है। नहीं है ना? नहीं। पहले एज ए मैसेंजर कबूतर का हाँ, उपयोग वो पहले हम भी पढ़ते हैं कहानियों में, ऐसा हुआ नहीं बट कभी। अभी हमारे सामने ऐसा। आपने अपने कोर की बताई बात कि 250 साल पुराना है, तो ये क्या अंग्रेजों के अंग्रेजों के समय से ये वाला चल रहा है? इसके नामकरण बहुत चेंज हाँ होते जी, रहे। जी, जी। और पहले ये जैसे मैंने बताया कि मिलिट्री फार्म कोर एक था, हम साथ में थे पहले, फिर धीरे धीरे चीज़ें अलग होते होते आज इसका नाम आरवीसी है, रिमाउंट वेटनरी कोर। हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं में भी बड़ा जोश है, बड़ा उत्साह है, और वो सेना में जाने के लिए उत्सुक रहते हैं, और यहाँ भर्तियाँ भी होती रहती हैं। तो कामयाबी के लिए क्या बताना चाहेंगे सर उनको? क्या करना चाहिए? किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? मैं थोड़ा सा और इसको अलग ढंग से देखता हूँ कि आज जो मैं यंग लड़कों में देखता हूँ उसमें थोड़ा सा मुझे पर्सनली, आई मे बी रॉन्ग, विलिंगनेस की कमी दिखती है। काम की कमी कहीं नहीं है। लोग फौज में किस लिए जाना चाहते हैं, वो अप्रोच थोड़ी सी अलग है कि सरकारी नौकरी टाइप हो जाता है मामला। फौज के लिए अपने मापदंड हैं सिलेक्शन के, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप समझ लीजिए कि फौज एक, फॉर एग्जांपल, मारुति कार है या कोई भी एक ब्रांड की कार है, तो उसमें जो चक्का लगेगा वो उसी कार का लगेगा। अब आप मर्सिडीज का चक्का है पर उस कार में फिट नहीं होंगे, या स्कूटर का चक्का है तो उस कार में फिट नहीं होंगे। तो फौज के अपने मापदंड हैं, उस बेसिस पे सिलेक्शन होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि इतने लोग जाते हैं और सिलेक्शन कम होता है। उसके फिजिकल फिटनेस, ट्रेनेबिलिटी, कितना ट्रेन कर सकते हैं उसको। तो जिनको जाना है वो आजकल मीडिया में सब अवेलेबल है। क्यूआर क्या है, भर्ती के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए आपका, फिजिकल फिटनेस कैसी होनी चाहिए,
अब जिसको कुछ चश्मा लगा हुआ है वो दुर्भाग्य है उसका, कि उसमें भी एक कोई लिमिटेशन है कि इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, वो फौज की अपनी रिक्वायरमेंट है, हाइट की है, किसी का कद छोटा है, तो वो क्यूआर को समझें और तैयारी करें, और कंपटीशन है जैसे बाकी फील्ड में है। अभी जैसे सरकार ने अग्निवीर योजना चालू की है, अग्निवीर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये किस तरह से काम करेगा और क्या ये बहुत कामयाब होगा? नहीं, कामयाब है और हो रहा है बिल्कुल। हमारे यूनिट में भी अग्निवीर आए थे, बहुत अच्छा है। और ये यंग लड़के जो फौज में जाके 4 साल ट्रेनिंग लेंगे, उससे अच्छा और क्या हो सकता है? आप वहां नहीं जाते तो आप क्या कर रहे होते बाहर? जी। तो 4 साल का जो फौज का एक्सपोजर है, और ये मीडिया में थोड़ी सी भ्रांतियां फैलाई गई हैं, इससे ये हो जाएगा, वो तो हर जगह चलता है, उसका कुछ नहीं है। बट आप उसको ओवरऑल देखें कि जो, बल्कि हर को जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो ऐसे की स्कीम आनी चाहिए जिसमें, जैसे कुछ कंट्रीज में बाहर भी है, कि आपको फौज में 2 मैंडेटरी सर्विस होना चाहिए। उससे एक तो आपको समझ में आता है कि यार है क्या एक्चुअल। यहाँ बैठ के हम लोग बहुत कमेंट करते रहते हैं घर में बैठ के टीवी देख के, पर जब आप ग्राउंड पे जाते हैं, चीज़ें देखते हैं, सीखते हैं, तो उससे आपका आउटलुक बदलता है काम करने का। आप ही सोचिए कि अगर आपकी कोई शॉप है या कोई एजेंसी है, और एक सिविल का लड़का आया है और एक आपको पता लगे यार ये 4 साल 5 साल फौज में काम किया, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? फौज वाले को। तो ये बहुत अच्छा योजना है, अनुशासित जीवन अनुशासित। और साहसी, तो ये ये बहुत काम का है मतलब। काम का है। अच्छा सर, आप विदेश की सेनाओं के साथ भी जुड़ने का आपको मौका मिला, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अन्य देश की जो सैनिक क्षमता है या सैनिक कार्यप्रणाली और हमारी कार्यप्रणाली क्या अलग है कि एक जैसी है? कैसा मानते ये हैं? सबकी रिक्वायरमेंट अलग है, जियोग्राफी कंट्री की अलग है। अब हमारे यहाँ बहुत जितने पहाड़ और ग्लेशियर हैं, ये हर कंट्रीज के पास नहीं है। तो आज आपको पता ही है, हमारी वर्ल्ड में शुरू के 2-3 नंबर पे हमारी फौज को गिना जाता है। कार्यप्रणाली किस तरह की है, ऐसा बताना चाहेंगे? नहीं, जो हमारी आज रिक्वायरमेंट है, जैसे अब मैकेनाइजेशन बहुत हो रहा है नहीं, फौज का। मेरा सवाल ये था सर हम्म। कि जैसे 200 साल पुरानी सेना की कमांड्स है, बहुत सारी 250 साल पुरानी है, तो अंग्रेजों के ज़माने से जो चला आ रहा जो तरीका है, नियम है, क्या उसमें भारतीय स्तर पर कुछ बदलाव हुआ है बाद में कि वही चला आ रहा है सेना की कार्यप्रणाली में? नहीं, बेसिक जो स्ट्रक्चर है डिसिप्लिन का, कार्य करने के, तो समय के साथ चीजें बदली हैं, जी। है ना, इक्विपमेंट्स बदले हैं। जो आज जो हमारे पास गैजेट्स और इक्विपमेंट्स हैं वो पहले नहीं थे। तो कार्यप्रणाली तो अपग्रेड बहुत ज्यादा हुई है, बहुत ज्यादा। जी। रही बात ड्रेस कोड की और इसकी, तो वो कुछ चीजें अभी कंटिन्यू कर रही हैं, जिस पे काफी अमेंडमेंट हुआ भी है, जैसे कॉम्बैट ड्रेस वगैरह में काफी चेंजेस कर दिए गए हैं। बैंड में भी बहुत अंतर आया है, बैंड की धुनों में भी अंतर लाया गया है, इस नहीं, पर वो क्या? कुछ चीजें अपनी इंडियन वाली भी हैं जी। उसमें, हमारे जो देशभक्ति के गाने हैं वो भी उसमें हैं कुछ। ये सारे जो बैंड बनाया गया था, ये मोटिवेशनल वो था। इसमें जो अंग्रेजों के इंग्लिश सॉन्ग सो कॉल्ड जो हम बोलते जी। हैं, तो वो जी। बड़े एम्पावरिंग होते हैं। अच्छा। अब थोड़ा थोड़ा कल्चर वो वाला, पाइप बैंड्स वगैरह कम हो रहे हैं धीरे धीरे। कुछ रेजिमेंट्स हैं जो अभी भी उसको रखी हुई हैं। अच्छा, आप लोग के लिए सर एक जो कॉलिंग के लिए बिगुल बजता है, बिगुल में एक खास तरह की धुन निकालते हैं हाँ, वो किसी भी मार्च, घटना हाँ, पे, मार्च पे या परेड पे या कोई शहादत हो गई तो मार्च पोस्ट। वो क्या, कौन सी धुन है? अंग्रेजों की ली गई धुन है कि हमारी हाँ, धुन? नहीं, वो शुरू से चला आ रहा सर जैसा कि आपने बताया कि हमारे डॉग शहादत शहादत हो जाती है उनकी, तो उनका सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होता है, तो सारे जानवरों का सिलेक्शन क्या की प्रक्रिया क्या है, और सिलेक्शन के बाद कितने साल तक उनका उपयोग होता है, फिर उपयोग के बाद उनका क्या होता है, बताना चाहेंगे? है। हमारे जैसे, अब हम अगर लार्ज एनिमल की बात करें, जिसमें म्यूल्स जिनको खच्चर बोलते हैं और हॉर्सेस हो गए, इनके हमारे अपने ब्रीडिंग सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे हमारे पास स्टेलियंस हैं, मेयर हैं जो घोड़ी बोलते हैं जिसको। तो ये पूरा एक महकमा है, यहाँ इनकी ब्रीडिंग होती है, वहाँ फोलिंग, डिलीवरी जो होता है वो हॉर्सेज में उसको फोलिंग बोलते हैं। जी। उसके बाद वो उनका 3.5 से 4 साल की एज में वो इंडक्ट हो जाते हैं। 4 साढ़े 4 4 साल के आसपास उनका यूनिट में चले जाते हैं। उसके पहले उनको
ट्रेनिंग की जाती है। तो ट्रेनिंग स्कूल एंड डिपोज अलग है हमारे, उसको रिमाउंट ट्रेनिंग स्कूल एंड डिपो बोलते हैं। वहाँ वो ट्रेन होते हैं। उसके बाद उनकी यूनिट में, जहाँ पे हर 80 यूनिट में एक प्रिस्क्राइब्ड नंबर है कि इतने खच्चर यहाँ पे पोस्टेड रहेंगे। तो जैसे जैसे वो वियर आउट होते हैं, चाहे कैजुअलिटी से चाहे एज के कारण, तो फिर उनकी पोस्टिंग, वो डाटा पूरा सेंट्रली रहता है कि भाई इस यूनिट में इतने कम है। तो जैसे जैसे यहाँ ट्रेन होते जाते हैं उनकी वहाँ पोस्टिंग हो जाती है, वो चले जाते हैं। तो ऐसे ही डॉग का है, हमारे अपनी ब्रीडिंग सेंटर है। तो डॉग जो है वो 2 साल के आसपास इंडक्ट हो जाता है, 2 सवा 2 साल में यूनिट में आ जाता यूनिट में आ जाता है। अलग अलग डिपेंड करता है उसकी ट्रेड क्या है, उसकी ट्रेनिंग का ड्यूरेशन सबका अलग अलग है। तो 2 से 2.5 साल मान के आप चलिए कि वो यूनिट में आ जाता है, और फिर 9 ईयर्स की एज तक वो अपनी सेवाएं देता है, 9 साल तक। और कुछ डॉग जो बहुत फिट होते हैं और आपको लगता है कि अभी ये काम कर सकता है, तो उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अदरवाइज 9 ईयर्स के बाद हमारा एक ओल्ड एज होम है, वहाँ उसको भेज दिया जाता है, और वहाँ पे वो अपना, सरकार उसका ध्यान रखती है, आर्मी बाकी उसका पूरा जीवन। ध्यान रखती है बाकी जीवन। वहाँ पे एक प्रोसीजर ये भी है कि अगर कोई डॉग लवर है और वो उसको लेना चाहता है, तो वो एप्लीकेशन दे के आर्मी हेडक्वार्टर से, वहाँ से वो सेलेक्ट करके वो लेके भी जा सकता है। ऐसे ही हॉर्सेस का और म्यूल्स का है। हॉर्स 17 साल तक काम करता है फौज में, और उसके बाद उनका भी ओल्ड एज होम है। तो इनकी लिस्ट बनती है, हर डाटा रहता है हमारे पास कि कौन से किसकी एज हो रही है, और जो ओल्ड हो जाते हैं उनको ओल्ड एज होम में भेज के, और वहाँ आर्मी उनका ध्यान रखती जब तक उनकी नेचुरल डेथ होती है। और कुछ पहले- वहाँ से भी कुछ स्कूल वाले हैं या कोई सरकारी इंस्टीट्यूट है जो हॉर्सेस को रखना चाहता है, वो वहाँ पे लेके चले ये जाते हैं वहाँ से। तरीका अभी मानवीयता भरा दृष्टिकोण अभी शुरू हुआ है। हाँ पहले सर ऐसा होता था कि मार भी देते थे इनको। हाँ, पहले यूथनेसिया कहते थे उसको, मर्सी अच्छा। किलिंग। ये पहले, बहुत पहले ऐसा मर्सी होता था। किलिंग। हाँ, इसमें क्या करते थे? वो इंजेक्शन अच्छा। इनके आते थे, उससे इनको स्लीप, मतलब सुला दिया जाता था। बट ये पहले होता था, अब तो बहुत, यानी जैसा आपने बोला, मानवीय दृष्टिकोण से ये अब इनके लिए एक ओल्ड रखा एज होम जाता है रखा जीवन जाता है पर्यंत पूरा, इनको जब पालन आर्मी के पोषण खर्चे किया पे जाता पूरा है। उनका ध्यान रखा जाता है। सर आपने जैसा बताया कि डॉग को जब कैमरा लगा के भेजते हैं आतंकवादियों के बीच में तो फायर में शहीद हो जाता है। तो जो जानवर शहीद हो जाते हैं, और ऐसा भी होता होगा कि बहुत से जानवर पहाड़ी इलाकों में गए, वहाँ भी वो सामान ले जाते हुए गए, गिर गए, खाई में गिर गए, खच्चर है, ऊँट है। तो इनकी शहादत पर क्या करते हैं आप लोग, उसको बताना चाहेंगे? अभी जैसे डॉग का जो एक्शन में जिसकी डेथ होती है, एक तो होता है नॉर्मल 8-9 साल की इनकी सर्विस का पीरियड होता है। तो अगर कोई डिजीज से या उससे कैजुअलिटी हो जाती है, तो उसका आदर सत्कार के साथ उसका दफना दिया जाता है, उसका पोस्टमार्टम होता है और वो रिपोर्ट बन जाती है। पर जो एक्शन में जिनकी डेथ होती है, जैसे अभी हमारा फैंटम डॉग हुआ था, क्या एलेक्स नाम हुआ था था, उसका? फैंटम। फैंटम। अच्छा। तो हर डॉग का नाम और नंबर होता है एक, तो उसको प्रॉपर, जैसे एक फौजी की डेथ के बाद किया जाता है तिरंगे के राजकीय साथ, सम्मान के पूरा साथ। पूरा उसको ऑनर के साथ रीत लेइंग होती है उस पे। उस वाह। एरिया का जो भी सीनियर ऑफिसर है वो जाके रीत चढ़ा के और तिरंगे में लपेट के, वो प्रॉपर एज ए सोल्जर, बिकॉज ही इज ए सोल्जर, उसने अपनी एक्शन में जान दी है, तो वैसा उसके साथ उसका क्रीमेशन किया जाता है। अच्छा। हाँ बड़े सम्मान की बात है कि हाँ उसने रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति हाँ। दी। एक जो और जिज्ञासा थी सर कि बड़े दुर्गम इलाकों में जानवरों को लेके जाते हैं, चाहे डॉग हो चाहे ऊँट हो, पहाड़ी इलाके, बर्फीले इलाकों में, तो खतरनाक मौसम में इनकी जान पर आफत नहीं आती, या आती तो किस तरह सर्वाइव करते हैं, क्या करते हैं? इनका हमारे, इसको इंडक्शन बोलते हैं, जब एनिमल को ऊपर चढ़ाना है
तो वो इंडक्ट हो रहा है उस एरिया में। जी तो इनका प्री इंडक्शन ट्रेनिंग होती है और टेस्ट होते हैं। भेजने के पहले जो एनिमल की कंपनीज है वहाँ पे जितने भी एनिमल हैं उनका टेस्ट किया जाता है कि उसमें फिट कितने हैं जाने के लिए। तो वो पूरा उसका वेटरनरी चेकअप, फिर उनका एंड्योरेंस चेक किया जाता है और उनको ट्रेन किया जाता है उसके पहले। उसको प्री इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं। मौसम का असर डेफिनेटली होता है, इंसानों पे भी होता है, जानवरों पे भी होता है। तो उसके लिए हमारे स्टेजिंग कैंप्स लगते हैं और पहाड़ों पे खासकर एनिमल्स को पानी कम पीते हैं ये, तो मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान देना होता है। जब ये ड्यूटी करके आते हैं, लोड वहाँ से खाली ऊपर पहुँचा दिया वापस, और एक एक दिन में काफ़ी लंबी लंबी ड्यूटी होती है इनकी। उसके साथ जो 80 ड्राइवर्स बोलते हैं हम लोग, जो सिपाही होते हैं, वो भी पैदल चलते हैं उनके साथ पूरी पहाड़ियों में, वहाँ जाके अनलोड करके फिर उनको वापस लाना, उनको रेस्ट देना। बीमारियां होती है तो उसके लिए हमारे वेटनरी एड कैंप्स लगते हैं वहाँ पे, और एक ऑफिसर पोस्ट होता है हमारा। पूरी टीम रहती है जो बिल्कुल डेली बेसिस पे, खरोच लग जाती, पहाड़ों में पत्थर से कट जाता है, ये सारी चीज़ें होती है और डेली के डेली उनका, और कुछ कैजुअलिटीज़ भी होती हैं। और फिर एनिमल का रोटेशन होता है जब ऐसा लगता है कि एनिमल की कंडीशन लूज हो रही है क्योंकि वहाँ उतने ग्रीन्स नहीं मिल पाते हैं, तो फिर वो एनिमल नीचे लाए जाते हैं और दूसरे ऐसे एनिमल का रोटेशन किया जाता है। तो वो मैनेजमेंट एस्पेक्ट का ही खेल है सारा, जी तो उसके लिए हम लोग हैं। चलते चलते एक और सवाल था मेरा आपसे। संगीत में तो आपको रुचि है ही है, फिलॉसफी में भी काफ़ी आप रुचि रखते हैं, बहुत अच्छी किताबों को आप पढ़ते रहते हैं। क्या कुछ दर्शन का विषय है ऐसा जिसको आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? अब ये तो बहुत ज़्यादा इस पे बहुत ज्ञान उपलब्ध है। जी। फिर भी एक सामान्य हाँ, एक व्यक्ति के मतलब जीवन में अगर उलझन है, निराशा है या वो रास्ता नहीं ढूँढ पा रहा है, तो कुछ ऐसी कुछ बातें शेयर करना चाहें? मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को की सिखलाई में ये इंक्लूड करा देना चाहिए स्कूल के लेवल पे कि हमारे भीतर जो घट रहा है जी, वो हमारी जवाबदारी है। ये मिसिंग है कहीं पे। अभी क्या होता है कि आपने कुछ कहा और मैं परेशान हो गया, तो मेरी सिखलाई ऐसी है कि मैं आपको ब्लेम करूं, आपके लिए मेरे अंदर नफरत पैदा हो जाती है, पर वो मेरे अंदर हो रहा है। तो ये जो आउटवर्ड लुक है कि इस घटना के कारण मैं दुखी हूं, इस व्यक्ति के कारण मैं दुखी हूं, ये बदलेगा नहीं। तो फिर इसीलिए आप देखो, आप जब छोटे थे जब भी आपको गुस्सा आता था, और आज भी गुस्सा आ रहा है 50-60 साल का जीवन जीने के बाद भी, तो हम क्या सीख रहे हैं? जी, तो एक कुछ ऐसा चिंतन में आना चाहिए हमारे कि हर एवरी 24 आवर्स जो आप 24 घंटा जीते हैं, उसमें आप आज से कल कुछ ज्यादा हो, तो 24 घंटा आपने जिया। और नहीं तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, रूटीन में चल रहा है, गुस्सा आया गुस्सा कर लिया, चिड़चिड़ हुई चिड़चिड़ कर ली, एक मजेदारी सी नहीं है, उत्साह जीवन में खत्म हो जाता है। तो वो एड्रेस करने के लिए जब तक ये नहीं समझा जाए कि मेरे अंदर जो हो रहा है उसके लिए मैं जवाबदार हूं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई इमोशंस एंड फीलिंग्स, तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। आप कितना ही पढ़ लो, कितना ही कुछ कर लो, वो वैसे ही है कि पानी की टंकी में पानी डालते जाओ, टंकी भरती जाएगी, पर उससे आपके नीचे कनेक्शन नहीं है, नल में पानी नहीं आएगा आपके। तो ज्ञान तो बहुत है, हर आदमी को ज्ञान है, अभी कुछ भी बताने जैसा नहीं है, मोटिवेशनल इतना इतना उपलब्ध है हर उसमें, पर इम्प्लीमेंटेशन पे कम है। उसको उपयोग में कैसे लाना, और ज्ञान भी हम लोग इसीलिए बांट रहे हैं कि हमारे काम नहीं आ रहा है वो। जैसे टी शर्ट होती है ना पुरानी, मतलब ये जी, तू जी। पहन ले, मेरे काम नहीं आ रही। अदरवाइज मनुष्य जीवन इतना सुंदर, इतना अच्छा है, उसको ऐसा मिजरेबल बना के जीना, इस पे मुझे ऐसा लगता है बहुत काम की जरूरत है। जी, जी। बहुत ज्यादा स्कोप भी है और काम की जरूरत भी है। सोचने के नज़रिए में अगर बदलाव ले आएँ, तो बहुत कुछ समस्याएँ दूर हो सकती हैं व्यक्ति की अपनी, ऐसा आपका ये कहना बिल्कुल है? वैसे ही है, जैसे पानी गंदा आता है तो आप हर जगह जाके पानी साफ नहीं करते हैं, आप फिल्टर सही लगाते हैं, तो आपके घर में पानी सही आता है। बिल्कुल।
तो वैसे ही हम लोग कब तक ब्लेम करेंगे कि ये वैसा है, वैसे ये गंदा पानी जैसा है। उसको आप प्रोसेस कैसे कर रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को अपने लिए अपने लिए। और एक खुद के लिए अच्छी बात होगी। दुनिया तो सुधरेगी नहीं, आप सुधर जाएंगे और आपके जीवन में एक सकारात्मक तो हम बदलाव लोग क्या आएगा। बाहर आउटवर्ड ट्रेनिंग हमारी बहुत ज्यादा है, बाहर कैसे जीना, जी, कैसे बात करना, कैसे बैठना, ऊंचा नहीं बोलना, पैर पड़ना, ये सब अच्छी बातें हैं संस्कारी। बट आप जीते भीतर हो, बहुत अच्छा। उसकी ट्रेनिंग कम है। तो जो हम लोग इसको जो डेकोरेशन बोलते हैं ना, इंटीरियर डेकोरेटर्स है लोग बोलते हैं, ये क्या काम करते हुए इंटीरियर डेकोरेशन करता है। एक्चुअली वो एक्सटीरियर डेकोरेशन है। इंटीरियर तो जब आप भीतर काम करते हो वो इंटीरियर डेकोरेशन होता है। अभी अभी ये पॉडकास्ट चल रहा है मान लीजिए, और यहाँ मेरे हाथ से ये गिर जाता है, तो हम इसको तुरंत साफ करते हैं, इसको ऐसे नहीं चलने देंगे हम। प्रोग्राम रुकेगा, ये साफ होगा, ग्लास फिर से भर के रखी जाएगी, फिर प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। पर जो भीतर गिलास से पानी गिर रहा है और चाय गिर रही है कि बात बात में गुस्सा आ गया, चिड़ हो गई, उसको हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जब तक हम उसको उस दृष्टि से देख के एड्रेस नहीं करेंगे, ये डेली का रूटीन बन जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उस दृष्टि से उसको देखना शुरू करें, अभी जैसे ये जो इसी संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी टेररिस्ट अटैक जो हुआ है, जो हमने बात जहाँ से शुरू की थी, तो टेररिस्ट अटैक क्यों हुआ? सिक्योरिटी में आप बोल सकते हैं कि ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हो गया, कि टेररिस्ट घुस गए। पेट्रोलिंग 24 घंटे हो रही है कंट्री की, आप हम बैठ के यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, मगर वहां पे सेना का जवान पूरा सतर्कता से मुस्तैद है वो, और कोई घुसने नहीं दे रहा किसी को। सेम चीज हमारे शरीर के साथ है। हमारा इम्यून सिस्टम 24 घंटे काम करता है और कोई भी ऑर्गेनिज्म को घुसने नहीं देता। और तो ये आप अगर इसको रिलेट करें अभी, तो जो गुस्सा है, एंगर है, हेट्रेड है, ये सब आपकी साइकोलॉजिकल टेररिस्ट हैं। ये बहुत बढ़िया। इसका डिफेंस मैकेनिज्म, इसके लिए मोदी जी नहीं आएंगे और कोई आर्मी, नेवी, एयरफोर्स नहीं आएगी। वो सब आपको डिफेंस मिनिस्टर बनना पड़ेगा उसका, कि आज मैं कमरे में अकेला बैठा हूं, मेरे को कोई कष्ट नहीं है, अभी इस समय मुझे कोई नहीं मार रहा, पर मैं परेशान हूं। तो इसको जब तक टेरर अटैक के जैसे नहीं देखेंगे, हम एड्रेस नहीं कर पाएंगे। फिर ये पैटर्न बन जाता है, आदत में आ जाता है। तो चाहे एसी लगाओ घर में, चाहे कूलर लगाओ, परेशान दोनों हो रहे हैं। तो अगर उसको एड्रेस करना है तो हमें अपने पे काम, भीतर काम करना बहुत जरूरी है, जो मिसिंग दिखता है आजकल। कमर्शियल हो गई है लाइफ। तो संगीत में आपको वायलिन बहुत पसंद है और वायलिन के लिए आप बता भी रहे थे कि पिताजी की प्रेरणा से आपने काफ़ी अच्छा वायलिन बजाना सीख लिया। तो हमारे दर्शकों को कोई प्यारा धुन सुनाना चाहेंगे? जरूर जरूर, क्यों नहीं। वाह, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। आज आपसे बातचीत करके बहुत सारी बातें सुनने को मिली, समझने को मिली सर। मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत अच्छा लगा किरण और भाई। आशा करता हूँ कि मेरे दर्शकों को भी आपकी बातें बहुत पसंद आएगी। प्यारे दर्शकों, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपका फिर से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।